अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस फैसले का कौम की अक्सरियत को इंतज़ार था वो बिल आखिर आ गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके दो साथी जजों ने बिल आखिर तवील इंतज़ार बल्कि सस्पेंस के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 22 मार्च का फ़ैसला जो इंतखाबात के अल्तवा से मुताल्लिक़ था वो कलअदम करार दे दिया गया। अब बहुत कुछ सुनने में आया। इससे पहले जजों को तकसीम करने की बातें हुई, जजों को बदनाम करने का सिलसिला एक बाकायदा मुहिम चल रही थी और इसमें सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काफ़ी बहस मुबाहिसा हो रहा था और ऐसे लग रहा था कि अब एक बका की जंग है हुकूमत में शामिल सियासी जमातों और सुप्रीम कोर्ट के चंद जजों के दरमियान। उसमें बुनियादी नुक्ता यही था कि क्या सुप्रीम कोर्ट खौफ और डर के बायस आइन से इनहराफ जो किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और जिसमें बिलवास्ता तौर पे वफाकी हुकूमत भी शामिल है उसको एंडोर्स करेगी या फिर अपने लिए एक नई तारीख़ रकम करेगी। जो गुज़श्ता चंद दिनों में हमने हालात व वाक़यात देखे उसमें बड़ा वाज़ेह हो रहा था कि हुकूमत मुसलसल दबाव में आ रही थी। उसी दबाव की वजह से काजी फैज़ ईसा साहब जो कि दूसरे नंबर पे हैं सीनियरिटी में, उन्होंने भी हुकूमत के साथ बज़ाहिर कदम से कदम मिला के एक और केस था, यानी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए इजाफी 20 नंबरों का केस था कि जो हाफिज़ कुरान है उसको मिलने चाहिए या नहीं। उस केस में उन्होंने आनन फानन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सुओ मोतो का इख्तियार है जो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत, उसके हवाले से एक फ़ैसला उन्होंने सुना दिया। और यानी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट का बिल पास हुआ कौमी असम्बली से, उसी शाम को जस्टिस काजी फैज़ साहब ने अपना फ़ैसला भी सुना दिया। कोई बड़ी अजीब व गरीब सी एक टाइमिंग थी और ये लग रहा था कि दोनों कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उससे अगले दिन फिर सेनेट में भी वो बिल पास हो गया और वो जाके सदर ममलिकत आरिफ अलवी की दहलीज़ पे रुक गया। अब ये फ़ैसले का मतलब क्या है? फ़ैसला एक बहुत दुश्वार रास्ता है जो कि 3 जजों ने तय किया है अपना फ़ैसला सुनाने से पहले, ये कि पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएं 14 मई तक और साथ में पीटीआई को मशवरा दिया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए रुजू करें पेशावर हाई कोर्ट से। अब चंद बातें हैं जो हमें जहन में रखनी चाहिए। एक तो ये कि तीनों जजों में प्रेशर बहुत ज़्यादा था क्योंकि बार बार यही ख़तरा था, बात हो रही थी कि जज तकसीम हो चुके हैं, बल्कि इनको ताने भी दिए गए कि ये यूथिया जज हैं या पीटीआई के हम ख्याल हैं। हालांकि कई दिन पहले इंडिया के एक साबका जस्टिस थे जस्टिस काजू, उन्होंने कह दिया था कि पाकिस्तान का आइन जितना उन्होंने पढ़ा है उसके मुताबिक तो ये बड़ा सीधा साधा सा केस है जो पिटिशन पीटीआई ने की हुई है। आइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए। अब वो डेडलाइन ख़त्म हो रही थी, हुकूमत फ़ंड्स की कमी का रोना रो रही थी, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कह रही थी कि वो अपना पर्सनल नहीं दे सकते हैं, तो तरह तरह के बहाने घड़े गए। लेकिन चीफ जस्टिस अता बंदयाल और उनके साथियों के सामने चॉइस थी कि क्या 4 अप्रैल को उन्होंने जो फ़ैसला देना है, उन्होंने आइनी अक़दार को कत्ल करने का, उसी अंदाज़ में कत्ल करने का फ़ैसला देंगे जिस अंदाज़ में 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साबिक़ वज़ीर आज़म को तख्त-ए-दार पे लटकाया गया। यानी आज दिन था कि मर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा या फिर आइन की बालादस्ती के लिए काम होगा। तो ऐसा लगता है कि आइन की बालादस्ती, आइन को सुरखरू और उसके एहतराम में बिल आखिर 3 जजों ने एक फ़ैसला कर दिया। उसके साथ साथ एक 6 रुकनी बेंच भी बना दिया गया है जिसमें काजी फैज़ ईसा का वो फ़ैसला ज़ेर बहस आएगा जिसके तहत उन्होंने चीफ जस्टिस के इंतज़ामी इख्तियार जो कि आर्टिकल 184(3) के तहत उनको हासिल है, उसको चैलेंज कर दिया था और कह दिया था कि अब ये नए कवानीन व ज़वाबित बनने चाहिए। तो वो बड़ी एक अजीब व गरीब सी बात थी कि एक जूनियर जज अपने सीनियर जज का आइनी इख्तियार चैलेंज करे और उसके तहत जितने भी मुकदमात हैं उन सबको आप बिल्कुल कार्रवाई उस पर रोक के और इंतज़ार करें कि नए प्रोसीजर्स बने। और साथ में जो नया बिल आया है इस हवाले से
وہ بھی اس میں یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ جتنے بھی متاثرین ہیں چیف جسٹس کے سو موتو اختیار کے، ان کو 30 دن کے اندر اندر، یعنی جب یہ بل بن جائے گا صدر مملکت اس پہ دستخط کر دیں گے، تو ان کو اختیار ہوگا کہ وہ اپیل کر سکے اپنی سزاؤں کے خلاف. اور اس میں ظاہر ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب شامل ہیں، اس میں جہانگیر ترین صاحب بھی شامل ہیں اس طویل لسٹ میں. تو اب ایک طرف تو تھا کہ آئین کو مرڈر نہیں کیا گیا بلکہ آئین کو سرخرو کیا گیا، آئین کی بالادستی بحال کی گئی. دوسرا، حکومت پہ بہت زیادہ پریشر تھا. یعنی ان کے جو ایک ایڈوائزر تھے فہد حسین صاحب، انہوں نے استعفیٰ دے دیا موجودہ صورتحال میں. اس سے پہلے اٹارنی جنرل مستعفی ہو گئے تھے، اور اس کی شاید بنیادی وجہ یہی تھی کہ اندرون ملک سے اور بیرون ممالک سے بھی پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اور وہ شاید سسٹینیبل نہیں تھا. معلوم نہیں کہ موجودہ حکومت ابھی اور کیا کرے گی، اس فیصلے کو چیلنج کرے گی یا نہیں، اور کیا اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے استعفے کا مطالبہ بھی کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک جو فیصلہ دیا صرف ایک سے ایک فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس کوشش کی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اختیارات کو، آئینی اختیارات کو کرٹیل کریں، ان کے اوپر ججمنٹ دے دیں. بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی کمانڈر اٹھ کے کہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. تو جناب یہ بڑا ایک تاریخی فیصلہ ہے. اب اس کے بعد جو مرضی ہو جائے، کم از کم ان ججوں نے اپنی لاج رکھ لی ہے آئین کی، اپنے عہد، اپنے جو حلف انہوں نے اٹھایا ہوا اس کی بھی لاج رکھ لی ہے. انہوں نے 1954 میں جو جسٹس منیر نے ایک فیصلہ دیا تھا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین کی پیٹیشن پہ، اس وقت عدلیہ نے اپنے منہ پہ کالک مل لی تھی اور کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی تحلیل کو جائز قرار دیا تھا. لیکن موجودہ 4 اپریل 2023 ایک مختلف دن کے طور پہ سامنے آیا جب 3 ججوں نے بشمول چیف جسٹس کے اپنے منہ پہ کالک ملنے کی بجائے آئین کا بھرم رکھا، اپنے عہد کا بھرم رکھا، اور بلا شبہ ایک نئی تاریخ رقم کی ہے پاکستان میں، پاکستان کے لیے، ان پاکستانیوں کے لیے جو کہ اس ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. شکریہ.